बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट किया था और हमने डिस्कस किया था कि जो है वो मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले, लेकिन मिड टर्म एग्जाम जो है वो एक्सटेंड हो गए। तो आज जो है वो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, कुछ एक दो टॉपिक्स जो कि रह गए थे, तो उसको फिर जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है वो इस चैप्टर के सॉल्व कर लेंगे। तो न्यू चैप्टर में स्टार्ट, अच्छा अगर न्यू चैप्टर में स्टार्ट भी करेंगे इस सेशन में या अगले सेशन में, क्योंकि वीक में 2 सेशंस होते हैं, तो अगर चीज़ें कंप्लीट हो गई और टाइम बचेगा तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आप एक बात जहन में रखिएगा कि जो मिड टर्म एग्जाम है वो चैप्टर नंबर 3 तक ही होगा। तो मिड टर्म में जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स है और चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स होंगे। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं और वो मुझे टाइम टू टाइम जो है वो न्यूमेरिकल्स उन्होंने चेक भी करवाए हैं, और तकरीबन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स उन्होंने चेक करवाए, सबने सही वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी है कि आपने उसको करेक्टली जो है वो सॉल्व किया था। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं और उनको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। मतलब इस बात का सबूत ये है, एविडेंस ये है इस बात का कि उन्होंने वो न्यूमेरिकल्स अपने खुद ही जो है वो उन्होंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। तो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो एक दो चीज़ें रह गई थी उस चैप्टर में जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें हमने बेसिकली लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन किया था, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट था। यानी कि जो हमने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा, जहां पर हमने देखा कि जो लेबर डिमांड कर्व और जो लेबर सप्लाई कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है। तो जो बेसिक अजम्पशन थी उस फ्रेमवर्क की वो ये थी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल है, लेकिन कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये अजम्पशन है। तो इकोनॉमी में उसके बावजूद भी, यानी कि जो जो अजम्पशंस हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जिस वक्त इकोनॉमी में परटेन कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस वक्त भी इकोनॉमी में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है। तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और वो जब जिस वक्त इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है उसके क्या रीजन होते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ने सोसाइटी की जो कि विलिंग है वर्क करने के, लेकिन उनके पास जो है वो जॉब्स नहीं है। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट निकालना चाह रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड को डिवाइड कर देते हैं टोटल लेबर फोर्स से, एम्प्लॉयड पर्सन को। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड कर देते हैं टोटल लेबर फोर्स से। अच्छा। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 3 टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और नॉट इन लेबर फोर्स। ठीक है। तो एम्प्लॉयड जो है वो पर्सन हैं जो फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर रहे थे ड्यूरिंग द पास्ट वीक। ठीक है। नहीं, जो लास्ट वीक है उसमें जो लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम अगर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिक लीव पर है या कोई वेकेशंस पर है तो वो भी जो है वो काउंट होगा एम्प्लॉयड पर्सन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं,
if the person worked full time or part time during the past week, ठीक है, or was on sick leave or vacation from a job. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयड की डेफिनेशन आ गई कि हर वो इंडिविजुअल जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क कर रहा है या वो सिक लीव पर है या वेकेशंस पर है तो वो काउंट होगा एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिविजुअल हैं जो जिन्होंने पास्ट वीक काम नहीं किया, ना ही फुल टाइम ना ही पार्ट टाइम, और वो जॉब ढूंढ रहा था। ठीक है ना, पास्ट 4 वीक्स, नहीं अगर लास्ट वीक काम के पास भी उसने काम ढूंढ रहा था और पिछले 4 हफ्तों से वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो है वो काउंट होगा आपके पास एज एन इन अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन आपके पास लिख देता हूँ। इफ द पर्सन डिडंट वर्क, if the person didn't work during the past week, ठीक है, लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें वो काम ढूंढ रहा है, बट didn't work during the past week, काम नहीं किया, बट looking for a job, but look for a job during the past 4 week। ठीक है, वो इंडिविजुअल जिसको जो पिछले हफ्ते काम नहीं कर रहा था और पिछले 4 हफ्तों से काम के लिए सर्च कर रहा था, तो वो काउंट होगा अनएम्प्लॉयड पर्सन में। ठीक है। अच्छा, अगर वो पिछले 2 हफ्तों से काम नहीं ढूंढ रहा था, पिछले 4 हफ्तों से काम नहीं ढूंढ रहा था, तो उसका मतलब क्या है कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होगा। मतलब काम नहीं कर रहा था, पास्ट लास्ट वीक काम नहीं किया और पिछले 4 हफ्तों से वो जॉब सर्च भी नहीं कर रहा था, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल जो है वो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होगा। अच्छा, फिर वो लोग जो कि लेबर फोर्स में, यानी कि पूरी पॉपुलेशन लेबर फोर्स नहीं है, बल्कि वो लोग जो विलिंग है, कैपेबल है काम करने के, वो लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। तो नॉट इन लेबर फोर्स कौन से इंडिविजुअल है? वो इंडिविजुअल जो काम नहीं करे पास्ट वीक में और लास्ट 4 वीक से वो जो है वो काम ढूंढ भी नहीं रहे थे, तो वो काउंट होंगे नॉट इन द लेबर फोर्स। ठीक है। तो जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी थी, सेम डेफिनेशन है, नॉट इन द लेबर फोर्स, इफ, मैं वहीं पर उसको कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे करेक्शन है वो करेक्शन कर देता हूँ। If the person didn't work during the past week and didn't look for a job during the past 4 week, तो वो इंडिविजुअल जो वो काउंट होंगे नॉट इन द लेबर फोर्स में। ठीक है। तो आपके पास ये 1 मिनट है, ये तीनों डेफिनेशंस में वो आप अपने पास नोट कर लें।
1 मिनट का टाइम है। उसके बाद अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर हम जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखना कि जो ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और नॉट इन लेबर फोर्स हैं, तो ये हर मंथ हर वीक ये स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है। तो जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जो स्टेटस है ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो डिस्कस किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिक, अगर आपसे कहा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जो हमने डिस्कस किया था कि जो मॉडल हमने डिस्कस किया था प्रोडक्टिविटी में चैप्टर में, हमने लेबर मार्केट को डिस्कस किया था, और लेबर मार्केट में हमने लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमिन किया था। तो वो जो लेवल ऑफ आउटपुट था वो बेसिकली वो पॉइंट था, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और डिमांड फॉर सॉरी सप्लाई फॉर लेबर इंटरसेक्ट कर रहे थे। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड और सप्लाई लेबर की इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो सब सब जॉब कर रहे हैं, तभी तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना। तो ये उस मॉडल की बेसिक अजम्पशंस थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा तो इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होती है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके रीजंस क्या होते हैं, व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल में ऑपरेट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, उसके बावजूद भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है। तो उसके जो रीजंस हैं वो 3 रीजंस हैं: फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स सुटेबल जॉब या सुटेबल फर्म को सर्च करने कर रहे हो, और उस वक्त वो एम्प्लॉयड हो, यानी कि क्या मैं जॉब कर रहा था लेकिन मैंने जॉब क्विट कर दी है इसलिए कि मैं
सुटेबल जॉब या सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, सुटेबल फर्म जो वो सर्च कर सकूं, तो जो सर्च कर, ठीक है ना, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ऐसे जो स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो वो जैसे बात है कोई अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं, तो उनको कोई दूसरी जॉब अवेलेबल होती है, लेकिन जो कि उनके कैलिबर के मुताबिक नहीं होती, जो वो करना नहीं चाह रहे होते हैं, वो अनस्किल्ड जॉब है, लेकिन अगर वो करना चाहेंगे तो उनको वो जॉब मिल सकती है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बेटर जॉब के लिए जो वो सर्च कर रहे हैं। तो इकॉनमी में जॉब्स मौजूद है और वो काम करने के लिए तैयार भी थे, कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो सुटेबल जॉब सर्च कर रहे हैं, वो उनको जो वो थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में। तो वो जो सर्चिंग का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान जो वो अनएम्प्लॉयड है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, बल्कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपने खुद चूज की। ठीक है ना, कि मैं सूटेबल जॉब करना चाहता हूँ, उसके लिए जो आप सर्च करें, या किसी फर्म में मैं काम कर रहा था, वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसके वर्किंग एनवायरनमेंट से, तो मैं उसको जो वो स्विच करना चाह रहा हूँ। तो मैं जो जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो वो जिस पीरियड तक के लिए मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द अनएम्प्लॉयमेंट that arises as worker search for suitable job। and firms search for suitable worker। ठीक है ना, ये जो एम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें इंडिविजुअल जो वो सुटेबल फर्म सर्च कर रहा हो, सुटेबल जॉब सर्च कर रहा हो, या फर्म भी जो है वो उसके पास पोजीशन मौजूद है लेकिन उनको सुटेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, तो वो जॉब जो है वो स्टिल वैकेंट है, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ये है कि आपकी जो लेबर है वो रीलोकेट करता है, रीएलोकेशन होती है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में। जैसे कि होता ये है कि आप एक इंडस्ट्री को छोड़ के किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए आपको सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो वो जो टाइम पीरियड जिसमें वो आप सर्टेन स्किल्स एक्वायर करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगी, उस टाइम पीरियड तक के लिए आप अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज द reallocation of labor from industries that are shrinking to area या to industry
that are growing. जब आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो डिसीजन है कि इकोनॉमी में क्या चीज प्रोड्यूस हो, एक्स या वाई, ठीक है ना। हमने तीन बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। यानी कि जो पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, ये दो गुड्स अवेलेबल है एक्स और वाई, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक्स प्रोड्यूस करें या वाई प्रोड्यूस करें, तो फर्म जो डिसाइड करती है वो डिसाइड करती है जो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, यानी जिसकी प्राइस ज्यादा होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो उसका मतलब ये है कि जिस गुड्स की प्राइस रिड्यूस हो रही होगी उसकी डिमांड मार्केट में कम हो रही है, वो इंडस्ट्री श्रिंक हो रही होगी। तो उस इंडस्ट्री से जो लेबर है वो स्विच होगा और वो उस इंडस्ट्री में जाएगा जो जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, जहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो अब हो सकता है कि वो जो दूसरी इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट स्किल्स के लेबर रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए उसको एक टाइम लगेगा जिसमें वो स्किल गेन करेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। तो वो जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों आप नोट कर लें, फिर हम जो वो चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली सम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये शो करता है कि जिस वक्त इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी उस वक्त भी जो यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जब इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा होगा यानी कि वाई बार, तो उस वक्त भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ये जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहता है और इसको हम डिनोट करते हैं यू बार से। तो इसकी डेफिनेशन में आपको पास लिख पढ़ दूं कि द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट that prevail when output and employment are at their full employment level is called the natural rate of unemployment and it is represented by U bar। ठीक है, तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो नॉर्मली 4 to 5% होता है। तो जिस वक्त इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होंगी, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, तो उस वक्त भी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो 4 to 5% होता है। और ये 4 to 5% जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट prevails when output and employment are at their full employment level। ठीक है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है जिस वक्त आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होते हैं।
और उस वक्त जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसके जो रीजन है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है, आप ये नोट डाउन कर लो, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया तो इसको पॉज कर लें और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये लास्ट टॉपिक जो वो हम लास्ट टॉपिक जो है वो आपके हमारे पास है ओकन्स लॉ। ठीक है, तो ओकन्स लॉ बेसिकली एक लॉ है जो कि हमें रिलेशनशिप बताएगा आउटपुट का और अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, क्या बताएगा ओकन्स लॉ? टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो रिलेशनशिप है आउटपुट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, उस रिलेशन को हम ओकन्स लॉ कहते हैं। अच्छा, अब वो रिलेशन क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ओकन्स लॉ ये कहता है कि जो आउटपुट गैप है, अच्छा अब आउटपुट गैप क्या है? आउटपुट गैप ये है कि डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। ये आउटपुट जो है वो रियल आउटपुट जो है वो बेसिकली फ्लक्चुएट कर रहा होता है अराउंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं होता, और नॉर्मली वो कम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से, कि एक रिसेशन आ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो जो एक्चुअल आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, गैप आ जाता है। तो वो कहता है कि वो जो परसेंटेज गैप है बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, वो बेसिकली 2 परसेंटेज पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट गैप। ठीक है ना। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट गैप क्या है कि जो आपकी एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है और जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है, तो उसका अगर वो 1% इंक्रीज हो जाए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाए, 1% अनएम्प्लॉयड हो जाए या 2%, तो हर परसेंटेज पॉइंट के लिए जो आपका आउटपुट जो गैप होगा वो 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ेगा। तो इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे हम वाई बार, ठीक है ना, तो वाई बार यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर सिंबल से हमें मिल जाता है, यहाँ सिंबल्स तो मौजूद नहीं है।
ये ठीक है, तो ये बताए। तो ये आ गया वाई बार। तो वाई बार स्टैंड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद और वाई जो है वो है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। इस तरीके से हम ले लेते हैं यू बार। insert symbols or equations। insert symbols equation। ठीक है, और इसमें हम यूज कर लेते हैं बाहर वाला। ये आ गया, और इसमें आ गया बस यू बार। यू बार डिनोट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, और जो यू होगा, यू जो है वो डिनोट करेगा एम्प्लॉयमेंट लेवल को। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यू किसको शो कर रहा है? एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, लेट्स सपोज वो 10% है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो 11% है, तो समझ गया 1% अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस जो होगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट का, वो शो करेगा आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, इसका आउटपुट पे क्या अफेक्ट होगा, उसके आउटपुट गैप में कितना इजाफा होगा, उस रिलेशन को हम कहते हैं ओकन्स लॉ। तो ओकन्स लॉ बेसिकली इक्वेशन के जरिए से हम उसको पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्रैक्शन, और यहाँ फ्रैक्शन में आपने यूज करना है। ठीक है, तो कहता है वाई बार माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई, ये परसेंटेज चेंज इन आउटपुट आ गया। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें से आपने माइनस कर दिया, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को डिवाइड कर दिया, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से आपका रेट ऑफ चेंज आ गया। जरा ये बराबर है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 2 टाइम यू माइनस
यू बार। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ओकन्स लॉ कहता है कि द गैप बिटवीन एन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, the gap between full employment level of output y bar minus y and its actual level of output increase by 2 percentage point. For each percentage point the unemployment rate increases. तो इसके दरम्यान में जो डिफरेंस है एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के दरम्यान जो गैप है बेसिकली किसको शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये गैप 1% इंक्रीज होगा तो जो आउटपुट गैप है वो 2% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये अकन्स लॉ कहलाता है, इसको लिख लो। अकॉर्डिंग टू अकन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अकन्स लॉ द गैप बिटवीन द gap between an economy's full employment output, the gap between an economy's full employment output and its actual level of output। ठीक है, कौन सी टर्म है, y बार माइनस y। ये y बार क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, y क्या है, एक्चुअल आउटपुट। ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है, गैप है। तो क्या है, गैप बिटवीन full employment level of output and actual level of output increase by 2 percentage point, increase by 2 percentage point for each percentage point the unemployment rate increases। ठीक है, यानी कि अगर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो यू माइनस यू बार है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर 1% ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ये 2 होगा आउटपुट गैप। ये अगर 2 हो जाएगा तो आउटपुट गैप 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो आउटपुट गैप 6 हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली ओकन्स लॉ है जो कि हमें बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस सेशन को जो फिर हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा वो फिर हम इंशाल्लाह मिड के बाद जो वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर मिड हो जाते हैं नेक्स्ट वीक से तो उसके अगले वीक से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और अगर मिड स्टार्ट नहीं होते हैं तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपने ध्यान में रख लीजिएगा कि जो मिड टर्म है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सेशन को एंड करूँ, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।